नमस्कार, देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते की रुकावटें भी आपके कदमों की ताकत बन जाती है। आज ऐसी ही एक बहादुर कहानी, एक बेटी की कहानी हम बात करेंगे, उस बेटी की जिन्होंने आंखों की रोशनी भले नहीं है लेकिन उनके हौसलों की चाहत ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। कहते हैं जिस उम्र में मुसीबतों को देखकर हम घबरा जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, अटूट संयम से ये साबित कर दिया कि शरीर ही असली ताकत नहीं होता, बल्कि ताकत होती है मन और विश्वास की। जिन्होंने न केवल अपने परिवार को अपना सम्मान दिया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज हम आपको ऐसे ही एक जज्बे और ऐसी ही मुस्कान से मिलाने जा रही हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुस्कान नेगी। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जी, डॉक्टर मुस्कान, जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं देती हूं कि जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए हम लोग भी बहुत डर जाते हैं। कई बार हम कई तरह की गलत फहमियाँ ले जाते हैं। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा जो है वो मिल रही है। तो मैं पहला अपना जो प्रश्न है आपसे इसी से शुरू करूँगी, जो आपने इस मुकाम पे पहुँची, इस मुकाम पे पहुँचने तक के सफ़र के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मेरी एजुकेशन जो है वो कुल्लू से हुई है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से हुई। वैसे मैं रहने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला ही है, चिड़गांव के एक सिंधासरी गांव की रहने वाली हूँ मैं। और तो मेरी एजुकेशन कुल्लू से हुई। उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर से 10th तक पढ़ाई की। फिर मैं पोर्टमोर आ गई, पोर्टमोर शिमला जो स्कूल है। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने RKMV शिमला से की। फिर HPU से मास्टर्स किया म्यूज़िक में, और फिर वहीं से ही मैंने PhD की, और साथ साथ में नेट सेट क्वालिफाई किया। और जो कमीशन होता है, जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देना होता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया, और फिर मैं इस मुकाम पर आ गई। मुस्कान जी, जो आपने हमें पूरा बताया, उस मुकाम तक पहुंचने की जो आपको प्रेरणा है, कहते हैं ना कि प्रेरणा कहाँ से मिली। हम किसी से मोटिवेट होते हैं, तो मैं वही जानना चाहूँगी, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे ये था कि मुझे म्यूज़िक की असिस्टेंट प्रोफेसर या म्यूज़िक प्रोफेसर ही बनना है। तो फिर इसीलिए मैंने साइड बाय साइड म्यूज़िक भी सीखा। कुल्लू से ही मैंने सीखना शुरू कर दिया था पंडित विद्यासागर शर्मा जी से। तो पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं म्यूज़िक टीचर बनूंगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे धीरे धीरे समझ आता गया कि नहीं, मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने साथ साथ में स्ट्रगल किया, मेहनत की। और मुझे ये था कि मुझे म्यूज़िक में PhD करनी है। और इसके लिए मैंने अपने एक टीचर थे जो स्कूल में, उनसे पूछा था कि सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो कौन सी होती है। तो उन्होंने मुझे PhD के बारे में बताया था। तो फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं PhD करूँगी। हालांकि मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल, और आपने जो कोशिश की, जो आपका विश्वास था, आपका आत्मविश्वास था और अटूट आपकी मेहनत थी, वो जो है वो एक रंग लाई और आप अपने उस मुकाम तक पहुंच गई। जी। परिवार के अगर मैं सहयोग की बात करूं, तो आपको परिवार का सहयोग कैसा रहा आपके? कैसे आपको हमेशा आपका परिवार भी मोटिवेट करता रहा कि तुम कर सकती हो, तुम करो? तो थोड़ा सा मैं आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगी। किसी के भी लिए परिवार का सपोर्ट जो है वो सबसे पहले मायने रखता है, क्योंकि अगर हमारा परिवार हमें घर में ही बिठा के रखे या फिर अपने पास ही रखे कि नहीं को हम इसको कहीं जाने नहीं देंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे, तो वो उससे फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। तो पहली बात तो ये कि मेरा घर है शिमला से भी मतलब 6-7 घंटे लगते हैं मेरे गांव को। तो आप देखिए कि पहले तो उन्होंने घर से मुझे कुल्लू भेजा इतनी दूर, और मैं 6-7 साल की रही होंगी तब। वो अगर नहीं भेजते, वो ये सोच के बैठ जाते कि भाई नहीं, हम अपने बच्चे को अपने पास रखेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सोचा, या शायद फ्यूचर सोचा कि कैसा होगा। तो उनको लगा कि नहीं, हम इसको स्कूल भेजेंगे, ये पढ़ाई करेगी। इसलिए उन्होंने क्योंकि दुख तो उनको भी हुआ ही होगा कि इतना छोटा बच्चा है, हम इसको इतना दूर भेज रहे हैं घर से। तो
पहले तो यही जो इनिशिएटिव जो लिया उन्होंने, यही सपोर्ट की शुरुआत यहीं से हुई। फिर उसके बाद साइड बाय साइड मेरा म्यूज़िक चलता था, तो कहीं भी कोई भी सिंगिंग कंपटीशन होता था तो मैं अपनी फैमिली में से किसी को भी अपने साथ लेके जाती थी। तो कभी भी मना नहीं किया कि नहीं पढ़ाई करो, बस ये गाना बजाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे पापा मुझको यही बोलते थे कि कुछ भी कर, साइड बाय साइड गाना बजाना जो भी है, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इसलिए फिर मुझे गाने म्यूज़िक से रिलेटेड मैं कहीं भी जाती थी तो फिर मैं अपनी फैमिली मेम्बर को लेके जाती थी, और कभी भी रोक टोक नहीं हुई कि ये गाना नहीं है, ये वो सब। तो बहुत सपोर्ट रहा फैमिली का। जी मुस्कान जी, कभी कुछ ऐसा पल रहा कि लगा कि बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, कि कई बार हम हार जाते हैं पर आप हारी नहीं, कोई ऐसा पल आपको याद है कि जब आपको लगा कि बहुत मुश्किल लग रही है, तो उस मुश्किल को आपने कैसे पार किया? एक्चुअली कोई एक टाइम ऐसा नहीं था कि जब मुझे ऐसा लगा हो कि ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि हर कदम पे ऐसा लगता ही रहता ना। ऐसा लगा मुझे कि अब शायद मुश्किल होगा, अब मुश्किल होगा, लेकिन वो करते करते मैं यहाँ तक आ ही गई। क्योंकि जैसे हमने नई जगह पे हमने जाना होता है, फिर भी ये लगता है कैसे लोग होंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे एडजस्ट करना होगा ये, और कैसे पढ़ाई करनी होगी, स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलेगा, फ्रेंड्स कैसे होंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे कुल्लू से पोर्टमोर आई, पोर्टमोर स्कूल में, क्योंकि कुल्लू में तो ये था कि स्पेशल स्कूल था, वो तो हमारे हिसाब से ही बना होगा, वहाँ पे सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे, तो ओब्वियसली वो तो हमारे हिसाब से, हमारी फैसिलिटी के हिसाब से बना होगा, वहाँ पे सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। लेकिन जब हम वहाँ से निकले, फिर ये लगा कि नई जगह जाएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन फिर वहाँ यहाँ आकर पोर्टमोर में आके भी फिर फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया, और अजय श्रीवास्तव सर से भी तब मेरा संपर्क हो गया, उमंग फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी मिले, फिर उनका सपोर्ट बहुत हुआ। फिर कॉलेज आना था, तब भी यही लगा कैसे रहना होगा, हॉस्टल कैसा होगा, वहाँ पे जो गर्ल्स होंगी, फ्रेंड्स होंगे, वो कैसे होंगे, हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। वैसे ही फिर यूनिवर्सिटी में इस तरह से हर बार ऐसा लगता रहा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वही है कि सब लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत हेल्प करते थे। जी, आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। जी। आपने जो है वो पीएचडी अपनी पूरी की, और जो पीएचडी का जो पूरी कर रहे थे आप, जब चल रहा था टाइम, तो पीएचडी का समय जो है वो बहुत लंबा समय होता है, तो थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगी, वो खट्टी मीठी यादें वो आपकी जो है मैं दोबारा आपसे जानना चाहूँगी। पहले तो ये है कि एमए जब मेरी हो गई तो उसके बाद एमफिल में मेरी एडमिशन हो गई थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसमें रिसर्च वर्क होगा, क्योंकि मुझे राइटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, कौन राइटर मिलेगा मुझे, कैसे काम करेंगे, पहले तो ये। फिर उस वक्त लॉकडाउन था एमफिल में जब मेरी एडमिशन हुई थी, तो रिसर्च वर्क कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट ईयर ही 2020 में पीएचडी का एंट्रेंस तो नहीं था, वो डायरेक्ट एडमिशन्स जो होती हैं वो। फिर मुझे लगा कि एमफिल वैसे ज़रूरी नहीं है, तो मैं पीएचडी में ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैंने अपने गाइड से भी पूछा, और अजय श्रीवास्तव सर ने भी बताया कि पीएचडी में एडमिशन्स हो रही है। फिर मुझे लगा कि एमफिल का भी काम तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कोर्स वर्क हुआ है। तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ले ली। फिर मुझे ये लगा एमफिल का हो नहीं पा रहा था, लेकिन पीएचडी का कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ये तो जैसे एमए तक इतना कुछ कर लिया जैसे भी, या फिर हेल्प से ही, लेकिन पीएचडी में भी इस तरह से ही कुछ कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो फिर वैसे ही एडमिशन ले ली। फिर ये कि कोर्स वर्क तो हो गया था, फिर रिसर्च वर्क कैसे करना था वो भी किसी की हेल्प से, किसी को अपने साथ रख के रिसर्च वर्क, या फिर डाटा कलेक्ट जो करना होता है वो भी, और फिर किसी की हेल्प से वो थीसिस लिखनी थी, वो भी। पहले तो लगा कि किसको ढूंढूं मैं, कौन लिखेगा थीसिस। लेकिन फिर मेरे गाइड जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और फिर गाइड जो है उनकी हेल्प से ही मुझे हेल्पर भी मिल गया, राइटर भी मिल गए थीसिस लिखने के लिए, और फिर डाटा कलेक्ट भी मैंने कर लिया था। तो फिर हो गया ये। पर गाइड जो हैं डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इसके लिए। तो मैं
जी। आप वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये जिम्मेदारी आपके लिए जो क्या मायने रखती है? ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मुझ पर कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ और जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको अच्छा इंसान बनाऊँ। पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें भी सिखाऊँ ताकि वो भी सोसाइटी में अपना योगदान दे सकें, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें और अच्छी नौकरी मिले, अच्छे सेटल हो जाएं, ये सब। जी जी। मुस्कान जी, आप असिस्टेंट म्यूज़िक की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने दर्शकों को, आप बोलती भी बहुत अच्छा हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने दर्शकों को आपका एक गाना ज़रूर सुना दूँ। मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे लिरिक्स, बहुत ही प्रेरणादायक सॉन्ग है। तो मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। जी, बहुत ही खूबसूरत जो है, आप बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। अगर मैं बात करूं जिस तरह से कई बार आज की, अगर मैं जनरेशन की बात करूं, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाती, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रेरणा उनको देना चाहेंगी? मैं थोड़ा सा इससे जानना चाहूँगी आपसे। उनको तो मैं यही उनसे कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि आप हार मत माने, आप संघर्ष करते रहें। क्या ही होगा, बार बार हार के एक ना एक दिन आप मंजिल प्राप्त कर लेंगे अपनी। दूसरी बात ये कि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी ना किसी से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो फिर आप ये गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि ये बात सुने, तो आप उनसे शेयर ज़रूर करें। और जो आपको लगता है कि ये मेरे से थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति है, आप उनकी तरफ देखें कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं वो, तो आप भी उनसे फिर प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो आपने नाम किए हैं, आपको बहुत सारे प्राइज़ जो हैं वो मिले हैं। मैंने देखा कि आपको गवर्नर से भी बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिले हैं, महामहिम से भी बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिले हैं। तो कई वो थोड़ा सा वो पल जानना चाहूँगी, किस किस उपलब्धियाँ जो हैं आपकी, थोड़ी सी मैं वो जानना चाहूँगी। एक तो जैसे मेरी स्टडी के साथ साथ म्यूज़िक भी साइड बाय साइड चल रहा था, तो मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। और जैसे रफ़ी नाइट्स होता है वो मैंने जीता है, वॉइस ऑफ हिमालयाज़ जो होता था हिमाचल में वो भी। और इसके अलावा नेशनल लेवल के 1-2 कॉम्पिटिशन्स थे, गोल्डन वॉइस और रेडियो उड़ान का उड़ान आइडल था, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए थे, वो भी मैंने विन किए हैं वो कंपटीशन। और जो उड़ान आइडल था वो एक रेडियो उड़ान है जिसको कि डिसेबल और नॉन डिसेबल लोग रन करते हैं। वो ऑनलाइन एक वेब रेडियो है, ऑनलाइन रेडियो है वो। तो उन्होंने एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तो वो भी मैंने जीता था 2018 में। फिर उसके बाद मैं उस कंपटीशन को जीतने के बाद मैं समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल जो बेंगलोर में है, उनकी स्पॉन्सरशिप में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने 5 स्टेट्स में परफॉर्म किया, शोज़ किए। और इसके अलावा तो फिर दिल्ली में एक कंपटीशन था गोल्डन वॉइस, वो भी मैंने जीता था। और अमेरिका जाना तो जो मेरे लिए एक सपने जैसा ही था, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं ले जाएंगे कि नहीं, पर फिर भी जब मैं गई तो पहली उड़ान वो फर्स्ट टाइम में फ़्लाइट में बैठी और मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका जा रहे हैं या ये कुछ। तो इसके अलावा फिर मुझे 2017, 19, 22 में इलेक्शन कमीशन द्वारा हिमाचल की स्टेट आइकॉन बनाया गया, ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं वोट डालने के लिए कि जब मैं वोट कर सकती हूं तो आप लोग क्यों नहीं।
मुस्कान जी, ये तो हमने पूरा पिछला आपका पूरा जाना कि किस तरह से आपने क्या क्या किया और क्या आप कौन से गर्व भरे आपके जो पल थे वो भी हमने जाने। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि इन फ्यूचर आपके क्या जो सपने हैं और क्या लक्ष्य हैं जो आप आगे जो है उन्हें पाना चाहते हैं? बस अभी कोशिश जारी है आगे भी, ताकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचूं, यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बनूं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, और इसके अलावा भी कई कोशिशें करती रहूंगी। स्ट्रगल म्यूज़िक को लेके बहुत सीखना है, बहुत रियाज़ करना है जी। मुस्कान जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने पूरा अपना लाइफ बिल्कुल चेंज की, जिस तरह से आप आगे बढ़ी, तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि किस तरह से दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के जो हैं वो बहुत सारे जो है वो अवसर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अ, पहले जैसे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन अब तो और जैसे पहले ये होता था कि हायर एजुकेशन के लिए अपने हिमाचल के बच्चों को भी बाहर जाना पड़ता था, या फिर स्पेशल स्कूल्स जो थे वहाँ से फिर 8th तक पढ़कर वो लोग या चंडीगढ़, कोई लुधियाना, पंजाब, दिल्ली चले जाते थे। लेकिन अब तो हिमाचल में भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन भी है। कोई अगर फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए भी फ्री एजुकेशन है। और एचपी यूनिवर्सिटी में जैसे कि रिज़र्वेशन भी है, नौकरी के लिए भी है और स्टडी के लिए भी, पढ़ने के लिए भी रिज़र्वेशन है। तो अब हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं और हम अच्छे से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। और जगह जगह हर कॉलेजेस में जैसे लाइब्रेरी भी बन रही हैं, मतलब कर रहे हैं। जैसे अब कोई बच्चा जाएगा किसी कॉलेज में तो फिर वहाँ पे वो शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि हमें डिजिटल लाइब्रेरी या एक्सेसिबल लाइब्रेरी चाहिए। तो जैसे एचपी यूनिवर्सिटी में है, जो हमने पढ़ाई की है, वहाँ पे एक्सेसिबल लाइब्रेरी में ही हम पढ़ते थे, जो कि वहाँ पे 13 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, उनकी कंप्यूटर की हेल्प से हमने पढ़ाई की है। तो इस तरह से काफ़ी फैसिलिटीज़ है। और बाकी तो जब हम शुरुआत करेंगे या फिर जब हम जाएंगे किसी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ उसी हिसाब से हम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। तो अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है जी। मुस्कान जी, मैं चाहूँगी कि मैं अपने दर्शकों को एक और आपका जो है सुंदर सा गाना ज़रूर अपने दर्शकों को सुना दूँ। कोई हिमाचली 2 लाइनें हिमाचली सॉन्ग जी बिल्कुल, कोशिश करती हूँ मैं। जली जांदा हाय, जली जांदा सोरियां दा देस, अम्मा जी मैं कियां बसना, जली जांदा सोरियां दा देस, अम्मा जी मैं कियां बसना, कियां बसना, कियां बसना, जली जांदा। थैंक यू। जिस तरह से आप गाती बहुत अच्छा हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपका ये जो रियाज़ का समय रहता था, आप कब करती थी? आपने पढ़ाई भी की, आपने पीएचडी भी पूरी की है अपनी, तो थोड़ा सा मैं वो भी जानना चाहूँगी कि किस तरह करती थी, कैसे टाइम मैनेजमेंट जो है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम को मैनेज करना, तो वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती थी? वो एक्चुअली स्कूल टाइम में तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी जो स्केड्यूल है वो रहता था, क्योंकि जब मैं कुल्लू में थी तो सुबह उठ के पहले रियाज़ करना है, 6 बजे या फिर 5 बजे उठ के पहले रियाज़ करते थे। उसके बाद 1-2 घंटे की हमारी स्पोर्ट्स क्लासेस भी हुआ करती थी सुबह, तो फिर 8 बजे तक स्पोर्ट्स क्लासेस उसके बाद जाते थे। उसके बाद फिर स्कूल जाना है 10 बजे, 10 से 4 स्कूल, फिर शाम को 4:30 मतलब स्कूल से आके हम खाना खुना खा के फिर एकेडमी जाते थे 4:30 बजे, और कभी 6 या कभी तो 7 भी बज जाते थे एकेडमी से आते आते। फिर उसके बाद 7 से 8 या
हाँ, 7 से 8 का हमारा स्टडी टाइम, या वैसे टाइमिंग हमारी 6 बजे की थी आने की एकेडमी से, लेकिन कभी साढ़े 6, 7 हो जाते थे। वैसे 6 से 8 फिर हमारा स्टडी टाइम भी होता था, फिर हमने स्टडी करनी है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था। 8 से 8:30 डिनर, फिर उसके बाद अपना खेलने का टाइम सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही हुआ करता था, या फिर सुबह की स्पोर्ट्स क्लासेस जो होती थी उसमें। बाकी फिर जब मैं कॉलेज आई, फिर तब भी हमारी जो वार्डन मैम थे वो बहुत ही अच्छे थे, और वो मुझे उठाते भी थे रियाज़ के लिए, 4, 5, 6 कभी भी उठाते थे, और मेरे रूममेट्स को स्पेशली बोलते थे कि इसको रियाज़ करने देना है, बाकी कुछ करे ना करे, और अगर ये ना उठे तो तुम लोग इसको उठाओगे रियाज़ के लिए और फिर ये रियाज़ करेगी। तो मैं, और बहुत अच्छे रूममेट्स मिले थे मुझे, तो फिर मैं रियाज़ करती थी सुबह और शाम को भी, रियाज़ के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती थी। यूनिवर्सिटी में भी यही था कि अपने साथ वाला, मेरे रूम के साथ वाला एक रूम, वो मेडिकल रूम टाइप था कुछ, तो वहाँ पे जाके मैं 6 से 7 या 8 बजे तक रियाज़ करती थी, और फिर बाकी तो क्लासेस में तो होता ही था, जो सीखती थी वो, और फिर शाम को थोड़ा बहुत रियाज़ करती थी। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा। मुस्कान जी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आपने बताया कि रियाज़ आपने किया, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि अपने सपने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? मेहनत, स्ट्रगल, और जैसे कि हम किसी ख़ास फील्ड में जुड़े हैं, जैसे मान लो म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत। ये म्यूज़िक वाले या फिर स्पोर्ट्स वाले, मतलब नॉर्मल आम जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा उनको अलग ही वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, अलग दिखना है, या फिर अलग स्ट्रगल कुछ है, करना है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, एक्स्ट्रा मेहनत है उनकी। जी, अगर आप अपने संघर्ष और अपने जो गर्व भरे पल हैं उनको कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगी? मुझे तो हर वक्त वो गाना याद आता है, हालांकि मुझे कुछ लोग बोलते भी हैं कि अब ये आपका ही गाना बन गया है, ये हौसला जो मैं हर जगह सुनाती हूँ, तो आपको भी 2 लाइनें सुनाई देती हूँ। जी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। जी, बहुत ही खूबसूरत। और दूरदर्शन के माध्यम से मुस्कान जी, आप मेरे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमारे कार्यक्रम हमारा जो अभी देख रहे हैं? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, बस मेहनत करते रहेंगे तो अपनी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, बस यही कहना चाहूँगी। जी, आपको देखकर बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही होगी, क्या आपका फ्यूचर में कुछ ऐसी अपनी किताब लिखने का या मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कोई प्लान है? ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन आपने ये बोला तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं समझती हूँ कि हाँ, मुझे किताब तो शायद मैं ना लिखूं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी। ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती मेरी होगी। जी, आप दूरदर्शन के माध्यम से कोई ऐसा गर्व भरा पल जो आपको याद है कि मुझे वो पल याद है कि जब मुझे उपलब्धि मिली थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने कदमों को रोकना नहीं है, मुझे अपने सपनों को जो है वो पूरा करना है, तो मैं वो पल आपसे एक जानना चाहूँगी आपसे। देखो, सबसे मेन हर कोई सोचता है कि हम स्टडी जब करते हैं कि हमने जो सोचा है वो हासिल हो, वो हासिल कर ले हम, तो फिर जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी, वो तो फिर ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा गर्व का पल था मेरे लिए, फैमिली के लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स के लिए जो स्कूल
से लेके यूनिवर्सिटी तक जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया। इवन जब मेरी जॉब लगी थी तब स्कूल टीचर्स से भी मेरी बात हुई, जहाँ जहाँ पे मेरे पोर्टमोर में जो मेरी म्यूज़िक टीचर थी उनसे भी बात हुई, कुल्लू के म्यूज़िक टीचर थे उनसे बात हुई, गुरुजी से बात हुई, सब से कुछ पुराने टीचर्स। तो इसलिए उनको भी कितनी खुशी हुई होगी, कितना अच्छा लगा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये बहुत ही गर्व का क्षण था मेरे लिए और हम सब के लिए। जी, मुस्कान नेगी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जो हमें प्रेरणा मिली आपसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हौसले अगर बुलंद हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। चुनौतियां हमें डराती नहीं हैं बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।